नमस्कार। मैं आज प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ा हुआ एक नया टॉपिक लेके आप लोगों के सामने आया हूँ। आज के डेट में उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं या उत्तर प्रदेश के अलावा हिंदी भाषी प्रदेशों या केंद्रीय स्तर पे हिंदी एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और हिंदी से काफ़ी क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो आज हम लोग हिंदी वर्णमाला को देखा जाएगा। हिंदी वर्णमाला पहला चैप्टर है। बिना हिंदी वर्णमाला को समझे हम हिंदी नहीं समझ सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी एग्ज़ाम आप लोग देंगे उसमें लगभग 10 से 15% क्वेश्चन अकेले वर्णमाला कवर करता है। तो अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम लोग वर्णमाला को आज हम लोग देखते हैं। बिना देर किए सबसे पहले हम लोग वर्णमाला को कवर करेंगे। देखिए, वर्णमाला जो सब्जेक्ट है वर्णमाला जो टॉपिक है, तो वर्णमाला की शुरुआत होती है वर्ण से। वर्ण से इसकी शुरुआत होती है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या बनेगा? बहुत बेसिक, बहुत पहला क्वेश्चन अगर आपसे बनेगा तो ये कहेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई जब भी आपसे पूछेगा तो ऑप्शन में आपके वर्ण दिया होगा, वर्ण होगा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई प्रश्न तो वही होगा, लेकिन ऑप्शन में वर्ण ना देके ऑप्शन में देगा ध्वनि। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होगा और भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि भी होगी। तो ऐसा कैसे होगा, ये हमको थोड़ा सा समझना होगा, फिर बाकी चीज़ें हम लोग आगे बढ़ा जाएगा। तो देखिए, वर्ण भी सही है, ध्वनि भी सही है, लेकिन कैसे सही है? अगर पूछे कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, और पूछे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तब हम कहेंगे वर्ण, और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई तब हम कहेंगे ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण हो जाएगी और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि हो जाएगी। अब आपको देखिए, यहाँ पर भी कभी कभी क्वेश्चन ऐसे निकलता है कि हम फंसते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, जब सिंपल क्वेश्चन पूछे यहाँ पे लिखित और मौखिक का कोई ऑप्शन नहीं है, तब जाके ऑप्शन में वर्ण भी होता है, ऑप्शन में ध्वनि भी होती है। लेकिन अगर लिखित इकाई पूछ रहा है तो ध्वनि है कि नहीं है इससे कोई लेना देना नहीं है, हमको वर्ण ही करना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक पूछता है तो फिर वर्ण है कि नहीं है इससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको ध्वनि करना है। ठीक है। लेकिन कभी कभी किसी क्वेश्चन, बहुत सारे आयोग के प्रश्न में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, और ये दोनों ऑप्शन दे दिए गए हैं। वहाँ पे लिखित और ध्वनि कुछ भी ऐसा लिखा हुआ नहीं था, तो आयोग ने वहाँ पर ध्वनि को माना है, क्योंकि तुलनात्मक रूप से वर्ण से छोटी ध्वनि होती है। क्यों, कैसे? लिखित इकाई, जैसे अगर हम लिखते हैं क, तो ये हमने लिख दिया तो ये वर्ण है, लेकिन हमने उच्चारण कर दिया क, तो ये ध्वनि है। तो तुलनात्मक रूप से लिखने से कम समय उच्चारण में खर्च होता है। तो इसलिए जब भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछता है और लिखित मौखिक का कोई ऑप्शन नहीं है, और कहीं रियर केस में, इन केस अगर ऑप्शन में दोनों दे, तो आपको ध्वनि करना होगा। ठीक है। तो ये तो रही बात है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण भी होती है और भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि भी होती है, लेकिन मौखिक पूछे तो ध्वनि और लिखित पूछे तो वर्ण। अब आते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई को, तो हो गया। अब वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, और वर्णों के क्रमबद्ध समूह को
वर्णमाला कहते हैं। देखिएगा कभी कभी बहुत सारे लोग इन परिभाषाओं में ही उलझ के रह जाते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहेंगे और वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहेंगे। देखिए दोनों की परिभाषाओं में फर्क है, अब इसको समझते देखते हैं। देखिए सार्थक समूह, समूह का मतलब क्या है, कोई भी वर्ण इकट्ठा कर दीजिए, तो इकट्ठा कर दिए तो हम क्या क्या इकट्ठा कर दे रहे हैं, जैसे मान के चलिए क ख ग, इसको इकट्ठा कर दिया हमने क ख ग। अब ये कौन सा शब्द बना, कोई शब्द नहीं बना। समूह तो बन गया लेकिन सार्थक नहीं बना। लेकिन अगर हम कह दें क म ल, देखिए ये सार्थकता है। समूह यहाँ भी बना लेकिन ये सार्थक नहीं है, समूह यहाँ भी बना तो कहता है कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। समूह चाहे जहाँ से भी हो, क हो, म हो, ल हो, प हो, न हो, घ ट प न घट का कुछ भी लगा दी। अब आते हैं क्रमबद्ध समूह को। क्रमबद्ध का मतलब क्या है कि क के बाद ख ही आएगा और ख के बाद ग ही आएगा और ग के बाद घ ही आएगा, इसको कहेंगे क्रमबद्ध समूह। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं और वर्णों के सार्थक समूह को हम लोग शब्द कहते हैं। एक यहाँ से भी परिभाषा याद रखिएगा, कभी कभी परिभाषा भी क्वेश्चन में पूछ देता है। अब आते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। तो कुल वर्णों की संख्या, जितने भी वर्ण हैं तो वो कुल वर्णों की संख्या कितनी है। तो कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपको पता होगा 52। कुल वर्णों की संख्या हो गई 52। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। अब अगला क्वेश्चन ये कहता है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि जो ये 52 वर्ण हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्णों की संख्या तो 52 हो गई, लेकिन यही 52 वर्ण जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो वर्ण की संख्या कितनी है 52 और वर्ण के प्रकार कितने हो गए 2। वर्णों की संख्या 52 और वर्ण के प्रकार हो गए 2, एक स्वर और एक व्यंजन। अगला क्वेश्चन, स्वर कितने प्रकार के होते हैं या व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। अभी आपने कहा कि कुल वर्णों की संख्या हो गई 52, तो जब कुल वर्ण और वो 2 भाग में बंट गए, एक स्वर हो गया एक व्यंजन हो गया, तो उसी 52 में से कुछ स्वर होगा और उसी 52 में से कुछ व्यंजन होगा। तो स्वरों की संख्या हम कहते हैं 11। तो 52 में से 11 स्वर हो गए, बचे कितने, तो 41, ये हो गए व्यंजन। तो स्वरों की संख्या होती है 11, व्यंजन की संख्या होती है 41। यहाँ तक तो बहुत आसानी से समझ में आता है। ठीक है, यहाँ तक तो बहुत आसानी समझ में आता है। हाँ, लेकिन एक बात आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ, वीडियो पूरा देखिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ, एक आपको भरोसा दिलाता हूँ कि वर्णमाला से संबंधित कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि जो आपके आयोग से फंसे ना। सारे के सारे क्वेश्चन आपके फंसेंगे और आप आराम से कर ले जाएंगे। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक एक टॉपिक में यहाँ पे क्लियर करूँगा। हाँ, उम्मीद इतना आपसे करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो, आपको मेरा पढ़ाया मेरा कंटेंट अगर अच्छा लगता हो, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले पाएँ। ठीक है, तो अब इसको देखिएगा, इसमें अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, बनते कैसे क्वेश्चन है। ये जो 11 था, अब यहाँ से क्वेश्चन पे क्वेश्चन देखिए निकलता शुरू होगा। ये जो कुल स्वर है 11, अब इस 11 में होता है मूल स्वर। मूल स्वर कितने होते हैं और कुल स्वर कितने होते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं और कुल स्वर कितने। तो कुल स्वर तो आपने यहाँ पे कह दिया 11। मूल स्वर कितने होते हैं, तो मूल स्वर होते हैं 4। ठीक इसी तरह से व्यंजन में भी मूल व्यंजन और कुल व्यंजन।
तो कुल व्यंजन तो आपने देख लिया 41, तो कुल व्यंजन तो आप कह देंगे 41। मूल व्यंजन कितने होते हैं? तो मूल व्यंजन होते हैं 33। देखिएगा क्वेश्चन पे क्वेश्चन अब कैसे निकलता है और आयोग कैसे एग्जाम में आपको फंसाता है। स्वर, मूल स्वर 4, कुल स्वर 11, मूल व्यंजन 33 और कुल व्यंजन 41। सारा का सारा क्वेश्चन और टॉपिक हमारा इसी पे आधारित होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्वर को देखेंगे, फिर व्यंजन बाद में देखा जाएगा। तो आज हम लोग स्वर को देखा जाए। चलिए स्वर, तो स्वर में देखिए हमको क्या क्या पढ़ना है? कुल स्वर और मूल स्वर। तो कुल स्वर की संख्या थी 11 और मूल स्वर की संख्या थी 4। तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट हमारा इसी पर आधारित है। देखा जाए तो सबसे पहले जब स्वर का जन्म हुआ, यूं कहा जाए कि संस्कृत से जब ये निकल रहा था, हिंदी तक पहुंचा, तो बनाने वालों ने जब स्वर को बनाया तो क्या क्या बनाया? सबसे पहले किन स्वरों का जन्म हुआ? तो सबसे पहले जो स्वर का जन्म हुआ अ, इ, उ, री। सबसे पहले इन्हीं 4 स्वरों का जन्म हुआ था, जिसको हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और री कहते हैं। इन्हीं 4 स्वरों का सबसे पहले जन्म हुआ, तो इसीलिए इन स्वरों को हम लोग मूल स्वर कहते हैं। इन्हीं स्वरों को हम लोग मूल स्वर कहते हैं। आपके सामने मूल स्वर कितने थे? 4। ये 4 अ, ई, उ, री, जिसको बोलचाल की भाषा में छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और री कहते हैं। ये 4 स्वर आ गए, इन्हीं को मूल स्वर कहते हैं। अब इतने से तो काम चलना नहीं था, ये जो 4 स्वर है इतने से तो काम नहीं चलना था, स्वर तो हमारे पास बहुत है। तो अब आगे क्या किया हम लोगों ने? तो एक कोशिश की हमने, अ में अ को जोड़ दिया, बन गया आ। मज़ा आ गया? तो मज़ा आ गया तो क्या किए? ई में फिर ई को जोड़ दिया, बन गया बड़ी ई। फिर ऊ में ऊ को जोड़ दिया, बन गया बड़ा ऊ। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा री में री को जोड़ने पर री ही होगा, यानी कि ये दीर्घ नहीं होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा स्वर है जो कभी दीर्घ नहीं होता? याद रखिएगा, कौन सा ऐसा स्वर है, कौन सा ऐसा मूल स्वर है, कुछ भी कहे कि जो दीर्घ नहीं होता, तो आप कहेंगे री। री कभी दीर्घ नहीं होता, री में री के जुड़ने से री ही होगा, री कभी दीर्घ नहीं होता। ये इतना आप लोग याद रखेंगे। तो हमारे पास देखिए 3 ये निकल के आ गए, 3 निकल के आ गए। और कौन कौन? एक बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। अब इसको हम बड़ा क्यों कह रहे हैं? तो बड़ा इसलिए कह रहे हैं कि एक मूल, यानी कि एक छोटा और एक छोटा, एक छोटा एक छोटा, ये दोनों जब मिल गए आपस में तो क्या हो गए? बड़े। 3 और स्वर हमारे पास निकल के आ गए, आ, ई, ऊ। देखिए 2 छोटे छोटे मिल गए तो क्या हो गए? बड़े हो गए। तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर, इसको हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर। तो अब आप बताइए, जब यहाँ हम इसको दीर्घ कह रहे हैं, यानी कि बड़ा कह रहे हैं, तो छोटा किसको कह रहे हैं? छोटा इसको कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? तो जब छोटा इसे कह रहे हैं तो हिंदी में इसे ही कहा जाता है ह्रस्व स्वर। इसे ही कहा जाता है ह्रस्व स्वर, या इसे ही कहा जाता है लघु स्वर। ठीक है, तो इस क्या क्या नाम होगा इसके? मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, और इसको कह दिया गया दीर्घ स्वर। लेकिन इतने से भी तो काम अभी नहीं चलना है, अभी हमको और भी स्वरों की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए फिर अब हम क्या करेंगे? हमने यहाँ पे तो काम करके देख लिया, अ में अ जोड़ दिया, ई में ई, ऊ में ऊ जोड़ के हमने देख लिया, री को जोड़ने की कोशिश की तो वहाँ पे हम फेल हो गए, री में री जुड़ नहीं रहा था। अब आगे क्या करना है? आगे क्या करना है? अ में ई को जोड़ के चेक किया जाए, देखा जाए क्या बनता है। तो जब अ में ई को जोड़ा तो बन गया ए। मज़ा आ गया? अब मज़ा आ गया तो एक बार और कोशिश,
तो अ में एक बार अब फिर ए को जोड़ के देखा जाए क्या बनता है। तो अब बन गया ए। अ में ऊ को जोड़ा हमने तो बन गया ओ। फिर अ में जब उसी ओ को दोबारा जोड़ दिया तो बन गया औ। देखिए निकल के आ गए 4 और हमारे पास। इसको भी याद रखना है। कभी कभी यही पूछ देता है कि औ कैसे मिलके बना है, किन किन स्वरों से मिलके बना है, तो बहुत सारे लोग इसी को नहीं जानते हैं। ओ किससे किससे मिलकर बना है, औ किससे किससे मिलकर बना है, तो इसको आपको याद रखना होगा। हमारे पास कितने निकल के आ गए, ए ओ औ, 4 और स्वर हमारे पास आ गए। तो 4 और स्वर आ गए हमारे पास, ए ओ औ। अब देखिए करना क्या है, क्वेश्चन कैसे बनता है। यहां पर ये 2 छोटे छोटे मिलकर बड़ा बन रहा था, तो क्या ये एक छोटा और एक छोटा मिलकर बड़ा नहीं बनेगा, यहां भी बड़ा होगा। इसको भी हम बड़ा कहते हैं, तो इसको भी कहते हैं दीर्घ स्वर। लेकिन यहां पे देखिए अ में अ जुड़ा था, ई में ई जुड़ा था, ऊ में ऊ जुड़ा था, मतलब समान स्वर आपस में जुड़े थे। यानी कि दूध में दूध मिलाया गया। यहां देखिए दूध में पानी मिला दिया गया। अ में ई जुड़ा गया है, अ में ए, अ में ऊ, अ में ओ, यानी कि सब इधर उधर के स्वर आपस में मिला के जोड़ दिया गया, यानी कि यहां मिक्स कर दिया गया है। इसको क्या किया गया, मिक्स किया गया है। तो जब मिक्स किया गया है तो इसको यहाँ पर हम कहते हैं, इसी को मिश्रित स्वर, इसको मिश्रित स्वर कहते हैं, या कहीं कहीं इसी को संयुक्त स्वर भी लिखा गया है। तो इसी को मिश्रित स्वर या संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास पूरा स्वर का डायग्राम निकल के आ गया। मूल स्वर कौन कौन, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इसमें से निम्न में से कौन मूल स्वर है, निम्न में से कौन दीर्घ स्वर है, निम्न में से कौन मिश्रित स्वर है या संयुक्त स्वर है, तो आप आसानी से पता ले जाएंगे। और छोटी, छोटा ऊ और री, ये मूल ह्रस्व या लघु स्वर कहते हैं। आ ई ऊ को हम दीर्घ कहते हैं। ए ऐ ओ औ को मिश्रित संयुक्त के साथ साथ भी हम दीर्घ कहते हैं। तो अब यहाँ पर आपके सामने निकल के आ गए, इसकी संख्या हो गई 4, इसकी संख्या हो गई 3 और इसकी संख्या हो गई 4। कुल कितने हो गए, 11। हम पहुँच गए यहाँ तक। कुल स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 11। लेकिन क्वेश्चन कैसे बनता है, चलिए इसको मैं मिटाता हूँ, इसको मैं मिटा दिया, इसको मिटा दिया। अब देखिएगा यहाँ पर जब आपसे पूछेगा, देखिए 3 तरीके के आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। इसी को कहते हैं रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा रचना के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो रचना के आधार पर स्वर 3 प्रकार के, एक मूल या ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर, एक मिश्रित या संयुक्त स्वर। तो रचना के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हो गए, तो रचना के आधार पर स्वर 3 प्रकार के हो गए, मूल या ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और मिश्रित या संयुक्त स्वर। लेकिन अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको खड़ी होगी। क्या खड़ी होगी, आपसे पूछे कि मूल स्वर की संख्या कितनी है, तो आप बेहिचक कहेंगे 4। आपसे पूछेगा कि मिश्रित स्वर की संख्या कितनी है, तो आप बेहिचक कहेंगे 4। लेकिन आपसे कह दे कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, तो आपको कहना पड़ेगा 7। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, तो आपको 7 कहना पड़ेगा। क्यों कि दीर्घ स्वर ये भी है और दीर्घ स्वर ये भी है, तो जब दीर्घ की बात करेगा तो आपको 7 कहना होगा। अब इसमें कैसा दीर्घ, कौन सा दीर्घ, यहां भी क्वेश्चन देखिए। ये जो दीर्घ है, अब देखिए थोड़ा सा टफ पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है, क्या कीजिएगा। दीर्घ कितने हो गए, 7, लेकिन उस 7 में 2 कैटेगरी है, 3 अलग हैं और 4 अलग हैं। दीर्घ की बात की जाए तो उस दीर्घ में भी मूल रूप से दीर्घ कौन है, तो मूल रूप से दीर्घ ये है, यानी कि मूल दीर्घ की संख्या
3 होती है। दीर्घ की संख्या कितनी? 7, लेकिन मूल दीर्घ की संख्या 3, यानी कि अब यह मूल और कुल की बात यहां भी आ गई। मूल दीर्घ की संख्या 3 होती है और कुल दीर्घ की संख्या 7 होती है। क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ह्रस्व या लघु स्वर की संख्या 4 होती है, दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है, लेकिन उस दीर्घ में भी मूल दीर्घ की पूछे तो 3 होती है और कुल दीर्घ की 7 होती है। मिश्रित या संयुक्त स्वर पूछेगा तो आपको कहना होगा 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आपसे अगला क्वेश्चन क्या कहेगा? जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर कहेगा कि जिह्वा के आधार पर, यानी कि जो हमारी जिह्वा है, हम जब स्वर का उच्चारण करते हैं तो जिह्वा कैसे होती है, उस जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो आप कहेंगे कि जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जिह्वा के आधार पे स्वर 3 प्रकार के, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर होता क्या है, चलिए देखते हैं। अग्र स्वर ई, ए और किसी किसी किताब में री भी दिया हुआ है। मध्य स्वर किसे कहते हैं? अ। पश्च स्वर किसे कहते हैं? आ, उ, ओ। ठीक है, तो ये है हमारे अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। चलिए अब आपको एक तरीका बताता हूं, इसको बिल्कुल भूल जाइए कि मैंने कुछ यहां पर लिखा हुआ है, बिल्कुल भूल जाइए, कुछ मत देखिए आप। चलिए मैं आपके यहाँ सामने खड़ा हो गया, यहाँ पे भूल जाइए कि मैंने कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। करना क्या है, देखिए कह रहा है कि जिह्वा के आधार पर, तो जिह्वा के आधार पर का मतलब क्या है कि हमारी जिह्वा कैसे होती है। तो जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो चलिए मेरे साथ जरा एक बार आप उच्चारण कीजिएगा, हो सकता है कि लाइफ में कभी ना भूलिए। हम कहेंगे अ, तो हम मुंह जरा सा भी खोल के, चाहे जैसा भी खोल के, हम अ का उच्चारण कर लेते हैं। हम कहेंगे अ, उच्चारण हो गया अ का। हमारी जिह्वा कहीं हिलती नहीं है, जहाँ स्थित है वहीं स्थित रहती है। आप भी उच्चारण कीजिएगा, अ कहीं हिलती नहीं है। लेकिन अब अ कह के आप कहिए ई, या अ कह के आप कहिए ऊ, ई ऊ। तो जब ई कहेंगे तो आप देखेंगे आपकी जिह्वा आगे आती है, दांत के पास तक आ जाती है, और जब आप ऊ कहेंगे तो जिह्वा आपकी सिकुड़ करके पीछे चली जाती है। एक बार और कोशिश कीजिएगा, ई कहेंगे तो जिह्वा आपकी आगे आएगी, ऊ कहेंगे तो जिह्वा आपकी पीछे जाएगी। तो जिस भी स्वर के उच्चारण में जिह्वा आपकी आगे जाती है उसको हम कहते हैं अग्र स्वर, और जिस स्वर के उच्चारण में हमारी जिह्वा पीछे जाती है उसको हम लोग कहते हैं पश्च स्वर। एक बार अब आप चेक कर लीजिएगा, ई, ए, री, यहाँ पर जिह्वा हमारी आगे आती है। आ, ऊ, ओ, यहाँ पर जिह्वा हमारी पीछे जाती है। और अ एक लौता ऐसा है कि जहाँ पर जिह्वा कहीं नहीं जाती है बल्कि बीच में स्थिर रहती है। तो इसी के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर कहा जाता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह से एक बार प्रैक्टिस करना है, बाकी ना कहीं रटने की ज़रूरत है, ना कहीं पढ़ने की ज़रूरत है, ना कहीं सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब आता है मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं। मात्रा के आधार पर, तो मात्रा के आधार पर भी स्वर 3 ही प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, और तीसरा
प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये 3 तरीके की मात्राएं होती हैं। अब ये होता क्या है 3 तरह की मात्रा? अब देखिए स्वर जो है, तो स्वर की परिभाषा, मुझसे थोड़ी सी गलती होगी, मैं स्वर की परिभाषा आपसे नहीं बता पाया शुरू में। तो स्वर की परिभाषा, स्वर कहते किसे हैं? तो स्वर की परिभाषा क्या होती है कि वर्णमाला का या वर्ण का वह रूप जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया जाता हो और व्यंजन की सहायता करता हो। वर्ण का वह रूप जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया जाता हो और व्यंजन की सहायता करता हो, और व्यंजन की सहायता करता हो। तो जब व्यंजन की सहायता किस रूप में करता है? तो मात्रा के रूप में करता है। व्यंजन की सहायता किस रूप में करता है? तो मात्रा के रूप में करता है। तो वही यहाँ पर मात्रा है। तो कितने तरीके से करता है ये? तो ये 3 तरीके से करता है। कभी कभी किसी व्यंजन में वो जो मात्रा लगता है तो 1 मात्रा के बराबर समय खर्च होता है, और किसी किसी में 2 मात्रा के बराबर समय खर्च हो जाता है, और किसी किसी में 3 स्वर के बराबर का समय खर्च हो जाता है। बस उसी के आधार पे इसको कहना है। तो जब 1 मात्रा के बराबर समय खर्च हो तो उसको कहते हैं हम लोग ह्रस्व स्वर। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि यहाँ 2 मात्रा के बराबर हम कहते हैं की। देखिए टाइम ज़्यादा खर्च हुआ, की। इससे पहले आप जानते हैं कि जब हमने लिखा है तो सिर्फ 1 स्वर का प्रयोग किया है, लेकिन जब हमने कहा है की तो ई प्लस ई बराबर बड़ी बनता है ना। तो देखिए 2 स्वर के बराबर खर्च हुआ कि नहीं खर्च हुआ? तो 1 स्वर के बराबर का समय खर्च हो तो ह्रस्व स्वर, और 2 स्वर के बराबर का समय खर्च हो तो दीर्घ स्वर। यहाँ तक तो समझ में बात आ गई। अब प्लुत स्वर क्या होता है? तो प्लुत स्वर होता है कि जब 3 स्वर के बराबर समय खर्च हो तब। तो ऐसा कौन सा है भाई जिसमें 3 स्वर के बराबर का समय खर्च हो? तो ऐसा स्वर है, इसका एक सबसे बेहतर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं ओम। देखिए ऐसे अगर ओम कहीं लिखा है तो ये वो ओम नहीं, इसको हम पढ़ेंगे ओम। लेकिन अगर कहीं लिखा हो ओम, तो देखिए ओ से लेके म तक पहुंचने में टाइम लग रहा है। ओ से लेके म तक पहुंचने में हमको टाइम लगता है। ओम, ऐसे ओम म तक पहुंचने में टाइम लगता है। तो ये बीच में जो एक एक्स्ट्रा जो टाइम खर्च हो रहा है तो उस पर हमने एक और समय ले लिया मात्रा का। तो इसको हम लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं। तो ये कहते हैं प्लुत स्वर। जब 2 से ज़्यादा मात्रा का समय खर्च हो या 3 मात्रा का समय खर्च हो तो उसको कहते हैं हम लोग प्लुत स्वर। इसका आज के डेट में सबसे ज़्यादा प्रयोग भोजपुरी में होता है। सबसे ज़्यादा प्रयोग भोजपुरी में हो रहा है। किसी को भी भोजपुरी में किसी को बुलाना हो, मतलब किसी का नाम अगर मान लिया रमेश है तो गांव में कहता है रमेश वाह, ऐसे वाह करके खींच के बुलाया जाता है। ठीक, दिनेश नाम है तो दिनेश वाह ऐसे करके। तो ये जो एक्स्ट्रा टाइम खर्च होता है तो उसको हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 हो गए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, तो ये 3 आपके हो गए मात्रा के आधार पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे ज़रूर कहिएगा। मैं उम्मीद करूँगा अगर मुझसे कोई गलती रही तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। और एक बार फिर कह रहा हूँ कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो, आपको लगेगा कि हाँ मैं जो यहाँ से समझाना चाह रहा हूँ वो आप तक जा रहा है, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चों का पूरा फ़ायदा हो पाए। और सब्सक्राइब करने से क्या होगा, मैं जो भी वीडियो बनाऊँगा वो सीधा सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है, अब आता है ओष्ठ की स्थिति के आधार पे। ओष्ठ की स्थिति के आधार पे यानी कि हम जो बोलते हैं उच्चारण करते हैं तो हमारी जो ओठ है, ये ओठ की स्थिति बनती कैसे है। तो ओठ की स्थिति जो बनती है उसके आधार पे 2 तरीके होते हैं। एक क्या होता है वर्तुल स्वर और एक अवर्तुल स्वर। देखिए वर्तुल स्वर और अवर्तुल स्वर। अवर्तुल स्वर, वर्तुल स्वर और अवर्तुल स्वर। लेकिन अब एक और आ गया है, उसको कहते हैं हम लोग अर्धवर्तुल।
अर्धवर्तुल। तो इसको अब हम कहते हैं 3 प्रकार के, पहले 2 हुआ करता था लेकिन अब 3 है, वर्तुल स्वर, अर्धवर्तुल स्वर और अवर्तुल स्वर। अब देखिए वर्तुल का मतलब क्या होता है, वर्तुल का मतलब क्या होता है, हमारा जो ये होठ है जिसको ओष्ठ कहते हैं, ये पूरी तरह से गोल हो जाए तो इसको हम लोग कहते हैं वर्तुल स्वर, और ये पूरी तरह से लंबा हो जाए तो इसको कहते हैं हम लोग अवर्तुल स्वर। अवर्तुल स्वर और वर्तुल स्वर। अब इन दोनों के बीच में यानी कि पूरी तरह से लंबा भी ना हो और पूरी तरह से गोल भी ना हो तो उसको कहेंगे हम लोग अर्धवर्तुल स्वर। तो ऐसा कौन सा है, सीधी सी बात आप जान रहे होंगे, वर्तुल का मतलब आप जब कहेंगे ऊ तो कहेंगे ऊ, ओठ हमारा पूरी तरह से गोल हो जाएगा, तो ऊ, फिर ओ कहेंगे तो भी हमारा पूरी तरह से गोल बन जाता है, औ कहेंगे तब भी हमारा पूरी तरह से गोल बन जाता है। अवर्तुल में क्या क्या आ जाता है, ई, री, ए। अर्धवर्तुल में क्या होता है, आ। जब कहेंगे आ तो आ कहने से न गोल होता है न खींचता है, तो इसको कहते हैं हम लोग अर्धवर्तुल। याद रखिएगा इसमें अ नहीं होता है, अ को उदासीन माना गया है। उदासीन इसलिए माना गया है कि अ को उच्चारित करने में हमारे मुख की कोई डिजाइन नहीं बनती है, हमारे मुख का आकार कुछ भी नहीं बनता है, हम जरा सा भी मुंह खोल के अ का उच्चारण कर लेते हैं तो अ को उदासीन माना गया है, तो अ इसमें नहीं है। वर्तुल स्वर, अर्धवर्तुल स्वर और अवर्तुल स्वर, ये कौन सा हो गया, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर ये 3 हो गए, वर्तुल, अर्धवर्तुल, अवर्तुल। तो वर्तुल कौन कौन, ऊ, ओ। अर्धवर्तुल कौन, आ। अवर्तुल ई, री, ए। अ उदासीन है। आखिरी जो बचता है स्वर में, आखिरी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बच जाता है, वो उसको कहते हैं जिह्वा पेशी मुख आकृति के आधार पे। तो ये हो गया आपका जो जिह्वा, जो हमारी पेशी है, पेशी तनाव के आधार पे। अब पेशी जिह्वा तनाव का आधार क्या क्या मतलब होता है, या मुख से जो रास्ते से ध्वनियाँ निकलती हैं उसके आधार पे ये कैसे होता है, तो उसके आधार पे ये देखिए ये 4 तरीके का होता है। 4 तरीके का क्या मतलब है, एक होता है विवृत और एक होता है संवृत, लेकिन इसमें 2 भाग करेंगे हम। एक होता है, फिर हो जाएगा अर्धविवृत और एक हो जाएगा अर्ध संवृत। अब यहाँ मतलब क्या है वो थोड़ा सा समझिएगा आप। मतलब क्या है कि जब हम किसी भी ध्वनि का उच्चारण करते हैं, स्वर की जो भी ध्वनियाँ हैं, और जब उच्चारण करते हैं तो अंदर से जो ध्वनि निकलती है, हवा निकलती है, वायु निकलती है, तो बीच में किसी मार्ग में उस पर जहाँ पर किसी की रुकावट पैदा होती है किसी के द्वारा, तो किसी के द्वारा क्या रुकावट पैदा होगी, हमारी जिह्वा के द्वारा रुकावट पैदा होती है। कभी कभी जिह्वा क्या करती है, आगे बढ़ के, तालू में सट के, बीच में खड़ी होके, चाहे जैसे भी होके उन ध्वनियों के मार्ग को बंद कर देती है। ठीक है, तो इसके आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं 4 प्रकार के, मुख्य रूप से 2 प्रकार के और कुल ये 4 प्रकार के। तो कैसे, देखिए विवृत का मतलब होता है खुला हुआ, विवृत का मतलब होता है खुला हुआ, संवृत का मतलब होता है बंद हुआ। ठीक है, अब जब इतनी बात समझ में आ गई तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या होता है, आधा बंद, या इसी को कहीं कहीं लिखा गया है लगभग बंद। लगभग बंद यानी कि पूरी तरह से बंद नहीं, लगभग बंद। ठीक उसी तरह से ये है लगभग खुला,
लगभग खुला, यानी पूरी तरह से खुला नहीं है, लगभग खुला है। तो अब ये लगभग खुला है यानी कि पूरी तरह से बंद, बंद में से हल्का सा खुल जाएगा तो ये हो गया लगभग बंद। पूरा खुला हुआ है तो पूरा खुला से थोड़ा सा कम खुले तो उसको कहते हैं हम लोग लगभग खुला हुआ। तो ये है क्या चीज़, देखिए जब हम कहेंगे ई, आप उच्चारण एक बार मेरे साथ भी कीजिएगा, ई ई, उ ऊ, ई उ ऊ। तो जब ई उ हम कहते हैं तो जीवा हमारी तालू में चिपकी हुई होती है। तो चिपकी हुई होती है तो ई उ। ये चार ऐसे हैं कि जिह्वा हमारी तालू में चिपकी हुई है, यानी कि आने वाली ध्वनियों को पूरी तरह से उसने बंद कर रखा है। तो इनको कहते हैं सम्मिलित स्वर। ऐसा कौन सा स्वर है कि जब उच्चारण करेंगे तो इसकी अपेक्षा थोड़ा सा खुला होगा, यानी कि उसको हम लोग कहेंगे अब अर्धसम्मिलित। तो अर्धसम्मिलित किसको कहेंगे हम लोग, जब हम कहेंगे ए ओ कहेंगे तो ई की अपेक्षा थोड़ा सा और खुलेगा, ई की अपेक्षा थोड़ा सा और खुलेगा। लेकिन जो ही हम कहेंगे ए ओ तो इससे ज़्यादा और खुल जाएगा ए ओ। देखिए ई उ का जब हमने कहा तो पूरी तरह से बंद था, इससे थोड़ा सा ज़्यादा खुला ए ओ में, और ज़्यादा खुला ए और ओ में। और अगर हम कह दें आ तब क्या होगा, पूरी तरह से खुल जाएगा। हम कह दें आ तो ये पूरी तरह से खुल जाएगा। तो देखिए इसीलिए मैंने इसको क्रम से लिखाया है, पूरी तरह से बंद, थोड़ा खुला और पूरा खुला, ये क्रम है। और यहाँ भी नहीं होगा क्योंकि अ को मैंने बताया है उदासीन होता है। और क्या होता है, उदासीन होता है। तो अ यहाँ भी नहीं होगा, ये चार है, ठीक है। तो ये चार हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको स्वर मैंने जो कुछ ही बताया है वो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। कल मैं इसी टॉपिक पे जो व्यंजन का पार्ट है वो मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने पे लेके आऊँगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर दिए होंगे।